जी सर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास सैंपल होगा, कुछ स्टडीज में ये देखा कि जैसे मैथ्स की स्टडीज की हमने बात की है, तो इसमें उन्होंने मीडिया फ्रेमिंग की स्टडीज देखी कम्युनिकेशन जर्नल के अंदर, वो टोटल 131 थी। तो उन्होंने 131 स्टडीज का ही जो है वो सेंसिस कर ली है। तो इसलिए उसके ये वर्ड यूज किया गया वो सेंसिस का है, जितनी स्टडीज उनको मिली उन्होंने सभी को एनालाइज कर लिया। जैसे ग्रीनबर्ग और कॉलेज जो हैं, उन्होंने सेंसिस किया ऑल मेजर जो करेक्टर्स हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क प्रोग्राम्स के अंदर, जो है 1966 से लेके 92 तक जो है वो 1757 करेक्टर्स बनते हैं। अब ये भी सिर्फ मेजर करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, माइनर और बाकी करेक्टर्स जो स्पोर्टिंग करेक्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हो। उन्हीं के ऊपर उन्होंने टोटल आइडेंटिफाई किए, वो 1757 बने, और उन्हीं को उन्होंने जो है वो स्टडी कर ली। इसको हम कहते हैं सेंसिस ऑफ द कंटेंट जो है। नॉर्मली ये चीज हमें सर्वे के अंदर जो है वो नहीं मिलती, जिस जहाँ पे हम सेंसिस जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और इसी तरह एक और स्टडी है जिसके अंदर, जैसे एक एग्जांपल है, नॉर्मल जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अंदर हम कंटेंट जो अवेलेबल होता है उसमें उसी को जो है वो उसमें से सैंपल ड्रॉ करते हैं, rather देन कि हम सारे के सारा सेंसिस करें। समटाइम ये भी देखने को मिलता है कि जैसे मैंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें हमने टॉक शोज का जो है वो एनालिसिस करना था। तो समटाइम आपको टॉक शोज जो हैं उन वो रिकॉर्डेड मिलते नहीं है। तो जो आपके पास अवेलेबल होंगे फिर आप उन्हीं को एनालाइज कर सकेंगे, और वो अगर अवेलेबल आपको पता चलता है कि वो कोई 50 या 100 हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 100 के 100 जो है उनको आप यूज करना चाहते हैं, या आप उनमें से भी कोई सैंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सैंपल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो सैम्पलिंग टेक्निक इसकी वही है जो कि नॉर्मल एक सर्वे के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। कंटेंट एनालिसिस के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है सैम्पलिंग की, वो दो हैं। या तो आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर फॉल करेगा, या दूसरी जो टेक्निक जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपको यूज होती नजर आती है जिसको पर्पसिव सैम्पलिंग कहता है। कुछ लोग इसके अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग को भी यूज कर सकते हैं। एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसके अंदर जो ऑथर्स हैं उन्होंने लास्ट 25 ईयर्स की जितनी भी स्टडीज पब्लिश हुई हैं जर्नल के अंदर कंटेंट एनालिसिस की स्पेशली, और जितनी भी मीडिया से रेलिवेंट जो उसमें उन्होंने एक ये 70% राउंड जो है वो देखा कि पर्पसिव सैम्पलिंग जो है सबसे ज्यादा यूज की गई है। तो अब अगर हम बात करें, अगर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की हम बात करें कि हम वो यूज करना चाहते हैं, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है कि हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइज्ड इन मेंस मैगजीन फ्रॉम 1980 टू 2000। जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें जो मेंस मैगजीन के अंदर जो पब्लिश हुई हैं उसमें कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। तो आपका जो सैम्पलिंग स्टेज में सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन ऑफ टाइटल करना पड़ेगा कि कौन कौन से आप मैगजीन लेंगे आप। अब इतने सारे मैगजीन है, अगर आप अमेरिका की ही बात करें तो उसमें कोई 1400 डेली न्यूज़पेपर हैं, ये पुरानी स्टडी के मुताबिक जो है। तो आप 1400 के 1400 डेली जो न्यूज़पेपर हैं वो आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा सर्कुलेशन के हिसाब से। जैसे मैंने अभी मैट्रिमोनियल एड्स में आपको दिखाया है कि दो जो टॉप इंडिया के न्यूज़पेपर थे उन्होंने उनको शामिल किया है। तो सैम्पलिंग स्टेज 1 के ऊपर हम ये डिफाइन करेंगे किस आप। इसी तरह अगर आप वेबसाइट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप अगर एड्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, टीवी का जो टेलीविजन के अंदर जो एड्स हैं उनका करना चाहते हैं, तो बेशुमार कंपनीज जिनके एड्स हैं, तो आप किस कंपनी के पर्टिकुलर एड जो हैं वो लेना चाहते हैं। तो ये आप पहली स्टेज पे डिफाइन करेंगे। सेकंड स्टेज के ऊपर आप डेट्स को डिफाइन करेंगे, किस डेट से किस डेट का आपने कर। और थर्ड स्टेज के ऊपर जो है वो आप कंटेंट को डिसाइड करेंगे, किस तरह का कंटेंट जो है वो आपने जो है वो इसको यूज करना है, उसका साइज क्या होगा, उस हवाले से सारी आप चीजें देखेंगे। बाकी पर्पजिव की अगर हम बात करें तो पर्पजिव सैम्पलिंग भी मोस्टली यूज की जाती है। वो आप वहां पे यूज करते हुए नजर आएंगे जहां पे आपको जो अवेलेबल कंटेंट है उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि एक्चुअल वो कितना है। न्यूज़पेपर की और मैगजीन की खास बात यह है कि उनकी आर्काइव्स अवेलेबल होती हैं। जो डेली बेसिस के ऊपर आजकल ये है कि जो जैसे यूट्यूब के ऊपर हर चैनल ने अपना जो है वो चैनल बनाया हुआ है। तो न्यूज जो टेलीविजन चैनल न्यूज चैनल है वो बड़ा इजीली आप वहां से उसकी हेडलाइंस को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर उसके कोई पर्टिकुलर टॉक शोज को स्टडी करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह एड्स जो हैं, अब एक स्टडी है जिसके अंदर उसने एड्स जो हैं रमजान के दरमियान जो एड्स पब्लिश होते हैं उसके ऊपर बात की हुई है। तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने स्पेशली
उन ड्यूरेशन में उन्होंने 7 to 11 है टाइम जो होता है, प्राइम टाइम जो है, उसको उन्होंने एनालाइज किया। उसके लिए स्पेशल उन्होंने रिकॉर्डर लेके, तो चैनल्स, मखसूस जो चैनल उन्होंने लिए थे, उनकी वो रिकॉर्डिंग की उन्होंने। जाहिर है ऐड जो है, ऐसे एड्स आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेंगे। आपको रूटीन में देखना पड़ेगा कि जो 7 to 11 के दरमियान जितने भी एड्स आते हैं वो डिफरेंट जो है वो टॉक शोज के दरमियान आएंगे या बाकी चीज़ों के दरमियान आएंगे, तो आपको स्पेशली उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपने कंप्यूटर पे कर लें किसी चीज़ के ऊपर जो है, ऐसी आपको आर्काइव नहीं मिलेगी। आर्काइव आपको मिल सकती है मूवीज की फॉर्म, मूवीज अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कर रहे हैं, एड्स की के केस के अंदर आपको खुद से भी जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ सकती है। तो वहां पे आपको फिर जो ऐसे केसेस में जहां पे आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, उस पे आप फिर पर्पसिव या कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, कि जो आपको अवेलेबल, आपको कंटेंट मिला, उसी को आपने एनालाइज कर लिया। फोर्थ थिंग जो आपका स्टेप होगा, जब आप सैंपल सेलेक्ट कर चुके होंगे, तो आपको अपना यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ एनालिसिस के अंदर आप ये समझ लें कि ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कंटेंट एनालिसिस का, और ये सबसे जो है वो ज़रूरी भी है। जैसे अगर हम रिटर्न कंटेंट, यहाँ से मुझे एनवीवो जो है सॉफ्टवेयर के हवाले से, वहाँ पे भी जब आप कोडिंग करते हैं तो वो आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि आप कोड किस हिसाब से कर, सिंगल वर्ड को कोड करना चाहते हैं, किसी सिंबल को, किसी थीम को करना चाहते हैं, या एंटायर जो आपका पैराग्राफ है, या आप सेंटेंस को करना चाहते हैं। यहाँ पे भी ऐसी है, यूनिट ऑफ एनालिसिस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो न्यूज़ है, तो एक न्यूज़पेपर के अंदर जो है फ्रंट पेज पे भी न्यूज़ होती है, बैक पेज पे भी न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स भी न्यूज़ ही है, इंटरटेनमेंट की भी न्यूज़ होती है। तो किस न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, तो आपको यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो अपना डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ओपिनियन पेजेस जो है मेरे वो, तो ओपिनियन पेजेस को एनालाइज करूंगा, तो ओपिनियन पेजेस के अंदर आपको एडिटोरियल भी नजर आता है, वहां पे आपको जो वहां पे आर्टिकल भी लिखे हुए नजर आते हैं, वहां पे जो है वो लेटर टू एडिटर भी लिखे होते हैं। जी है वैसा। यहाँ पे डॉक्टर नीरज सर, मैं एक वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स पे एक दफा काम कर रहा था, तो मैंने देखा था कि किस किस्म के जोक्स जो हैं वो क्रैक होते हैं डिफरेंट इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स में। तो मैंने यूनिट ऑफ एनालिसिस ये रखा था। अब कुछ ऐसे जोक्स भी होते हैं जिनके अब पीछे वो एक लाफिंग ट्रैक, हंसने की आवाज लगाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें वो हंसने की आवाज नहीं लगाते, और कुछ ऐसे होते हैं वो जनरल बात कर रहे होते हैं। तो मैंने लिमिट करना था अपना यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो मैंने अपना यूनिट ऑफ एनालिसिस ये रखा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी बैक पे लाफिंग एक ट्रैक चलेगा, उसको मैं एनालाइज करूंगा। तो मैंने वो नैरो डाउन कर लिया जो भी फराह साहब बात कर रहे हैं। ओवर टू यू फराह साहब। थैंक यू। बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह टेलीविजन के अंदर, मूवीज के अंदर जो है आपको, जब मूवीज की अगर हम बात करें, तो एक ही मूवी के अंदर कुछ ऐसे पेपर भी आपको मिलेंगे जिससे मैं 2-3 मूवीज को ही सिर्फ एनालाइज किया होगा होगा मूवी के अंदर बहुत कुछ होता है। मेजर करेक्टर हैं, माइनर करेक्टर हैं, जो सपोर्टिंग रोल के अंदर लोग होते हैं, विलन का रोल क्या है, जो मेन लीडिंग एक्टर है वो क्या, तो आप किसको एनालाइज करना चाहते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जब आप डिफाइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली करेक्टर्स की बात करना चाह रहे हैं, एक्ट्स की बात करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड को स्टडी करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को आप जो है वो एक्चुअली जो है। जैसे सॉन्ग्स के अंदर नॉर्मली कुछ ऐसी स्टडीज भी की गई जिसमें बैकग्राउंड को देखा गया, जैसे अगर वेपन कल्चर दिखाया गया उसके अंदर जो है, या उसके अंदर कोई आपको बाकी चीजें नजर आ रही हैं, जो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है, अब वो उनके ना तो सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, ना आप बात कर रहे हैं उनके जो बाकी सारी चीजें हैं, जो उनका लिबास वगैरह हो सकता है आप उसकी बात कर रहे हो, जो उन्होंने चीजें पहनी हैं, या जो इर्द गिर्द उनका जो माहौल है उसकी अगर आप बात करें, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा। इसको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, इसकी कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने ऐड की हैं, जिससे कि एक स्टडी ये रियल में जिन लोगों ने स्टडीज कंडक्ट की हैं, लेट नाइट इराक, मोनोलॉग, जोक, कंटेंट एंड टोन, ये एक पेपर है जिसका टाइटल था ये वाला। इसमें यूनिवर्स थी ऑल इराक बेस्ड जोक्स फ्रॉम द टू नाइट शो, लेट शो एंड लेट नाइट। अब जोक्स कई हो सकते थे, उन्होंने सिर्फ इराक बेस्ड जो जोक्स थे वो लिए स्टडी के अंदर। जो सैंपल क्या है, ऑल जोक्स इन लेक्सिस नेक्सिस एकेडमिक यूनिवर्स यूजिंग कीवर्ड्स इराक वॉर फ्रॉम मार्च 2003 टू अप्रैल 2007। तो आपने लिमिटेड कर दिया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और वो भी लेक्सिस नेक्सिस क्योंकि उनका डेटाबेस है, तो वहां पे जो अवेलेबल होंगे। और इसमें जो यूनिट ऑफ एनालिसिस उन्होंने रखा है वो एनी जोक डिस्कसिंग द वार, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस है। देन एक और स्टडी है जो यूजिंग ट्विटर फॉर प्रमोशन एंड ब्रांडिंग। इसमें यूएस टेलीविजन स्टेशन विद ट्विटर अकाउंट जो है उनको यूनिवर्स लिया गया है,
और फर्स्ट पेजेस ऑफ 488 टीवी स्टेशन ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो फर्स्ट पेज से लिए गए हैं, बाकी जो जो है वो नहीं उसमें शामिल किए। इंडिविजुअल ट्वीट्स जो है इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस है। देन इमेजेस इन गे मेल टारगेटेड मैगजीन के अंदर जो है उन्होंने फोटोग्राफिक इमेज ऑफ मैन जो है उसको यूनिट ऑफ एनालिसिस लिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन इन म्यूजिक वीडियोस, उसके अंदर इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड ओवरऑल म्यूजिक वीडियो जो है इसको उन्होंने जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस के तौर पे लिया। तो ये जरूरी नहीं कि एक फिक्स होगा, स्टडी टू स्टडी जो है ये चीजें सारी जो है वो चेंज होती रहेंगी। 5 जो स्टेप है उस फिफ्थ स्टेप के अंदर जो है आप कैटेगरीज जो आपने एनालाइज करनी है उनको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअली आपने एनालाइज क्या करना है जब आप कंटेंट को देखेंगे। तो दो तरह की कोडिंग इसमें सर हो सकती है। एक है इमर्जेंट कोडिंग और सेकंड है ए प्रायरी कोडिंग जो है। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और ये थीमेटिक एनालिसिस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि थीम्स जो हैं वो डाटा में से इमर्ज हों या आपने कोई प्री एस्टेब्लिश थीम पहले से जो लिटरेचर में आपने पढ़े हैं उनको आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन। अब एक अप्रोच तीसरी भी है जिसके अंदर लोग इमर्जेंट और ए प्रायरी कोडिंग को दोनों को यूज करते हैं। और आई थिंक सो जो मैंने भी वर्क किया है ज्यादा बेटर यही है कि आप अ, अपने आप को कन्फाइन ना करें किसी एक चीज के ऊपर। यानी आप कहें कि वो कोड जो मैंने बनाए हुए हैं, चाहे मैं अगर जोक्स को कर रहा हूँ या किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ, न्यूज जो है मैगजीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज के विजन और मिशन को एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं टीचर्स की प्रोफाइल्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, रिसर्चर्स की प्रोफाइल को करना चाहता हूँ, तो इस केस में आप कोडिंग जो है वो दो तरह से कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप मर्ज करें दोनों चीजों को। आप इमर्जेंट कोड भी यूज करें, यानी वो जो पढ़ते हुए आपको देखते हुए वेबसाइट्स को जो लग रहा है कि ये कोड ऐड होना चाहिए था मुझे पहले नहीं किया मैंने। और सेकंड आप ये भी कर सकते हैं कि प्री एस्टेब्लिश्ड कोड जो है वो ले सकते हैं। अगर इसको सर्वे के साथ हम सर करें तो सर्वे में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पहले से बने हुए स्केल यूज करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में प्रेफरेबल यही है कि आप दोनों तरह की अप्रोच यूज करें। कंटेंट यानी स्केल बने भी लें आप और खुद भी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि अपने पार्टिसिपेंट को देखते हुए उसको नए भी बना लें आप जो, और फिर उनको मर्ज करके एक नई चीज क्रिएट करें। तो ये पॉसिबिलिटी कुछ स्टडीज के अंदर आपको कोड्स जो हैं वो इमर्ज होते नजर आएंगे, कुछ स्टडीज में प्री एस्टेब्लिश जो है वो कोड्स आपको यूज नजर आएंगे। और मुझे ये लगता है जो मैंने पढ़ा है कि अगर आप हाइपोथेसिस देखेंगे किसी स्टडी के अंदर तो ज्यादा चांसेस यही है कि वो पर्सन जो है जब मेथड के पोर्शन में आके कोड्स आपको बताएगा कैसे उसने बनाए हैं, तो वो ये जरूर बताएगा कि उसने किसी से अडॉप्ट किए हुए हैं। जब आपको रिसर्च क्वेश्चन नजर आएगा पेपर के अंदर तो उसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसने कोड जो है वो खुद से बनाए होंगे। अब जो भी उसका वर्क था उसके अकॉर्डिंग उसने कोड जो है वो जनरेट किए हैं। सर्वे में आप इसको कहते हैं मेजरमेंट टूल्स, स्केल्स। यहाँ पे आप उसको जो है कंस्ट्रक्टिंग द कैटेगरी जिसमें आपने जो कोड्स बनाने हैं सारे वो आप करेंगे। या तो वो आप प्री एस्टेब्लिश भी यूज कर सकते हैं या आप जैसे न्यूज के अंदर मैं कहता हूँ कि सर्टन मूवमेंट है जैसे मी टू मूवमेंट है, तो मी टू मूवमेंट के ऊपर जितनी भी स्टोरीज पब्लिश हुई हैं वो सारी मैंने कलेक्ट कर ली या ट्वीट्स मैंने कलेक्ट कर ली। अब मुझे अगर पहले से मी टू मूवमेंट के ऊपर कोई स्टडी कंडक्ट नहीं की गई तो मुझे नहीं पता कि मी टू मूवमेंट के अंदर। जी। तो जो कैटेगरीज आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिनको आप एनालाइज वो दोनों तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इमर्जेंट कोड भी आप यूज कर सकते हैं और ए प्रायरी कोड भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने अच्छा नेक्स्ट जो इसका स्टेप है अगर हम बात कर लें कि आपने एक क्वांटिफिकेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करना है। ये 6 स्टेप होगा जब आप कैटेगरीज बना चुके होंगे तो आप एक क्वांटिफिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्ड करेंगे। क्वांटिफिकेशन सिस्टम को समझाने के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे एसपीएसएस के अंदर हम एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं तो उस डाटा फाइल के अंदर जब हम बताते हैं कि ये मेल और फीमेल है तो मेल को हमने 1 नंबर असाइन किया, फीमेल को 2 असाइन किया। तो यहाँ पे क्वांटिफिकेशन सिस्टम भी ऐसे ही है कि आप डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है उसको क्या नंबरिंग आप असाइन कर रहे हैं, उसके क्या मीनिंग है, वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये जो पेज हो रहा है आपको इसके अंदर देखें कि कोडिंग शीट में बताया कि रोल जो है वो क्या था। मेजर को 1 दिया है, माइनर को जो है हमने 2 दिया है, अदर है या ग्रुप के अंदर है वो है, स्पीशीज क्या दिखाई गई हैं, सेक्स जो है उसमें मेल फीमेल, इंटर जो है इंडिटर्मिनेट है, मिक्स्ड है,
रेस क्या दिखाई गई है, एज जो है वो क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे सर्वे में हम नॉर्मली करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी कोडिंग जो है वो आप क्वांटिफिकेशन सिस्टम जो है वो बिल्ड करेंगे और आप बताएंगे। अभी मैं पेपर से भी आपको दिखाता हूँ। सेवन्थ स्टेप के अंदर हम जो है कोडर्स को ट्रेन करेंगे और एक पायलट स्टडी जो है वो कंडक्ट करेंगे। जो कोडर की ट्रेनिंग है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर जो है रोड मैप उनको बना के दें। उसको हम कहते हैं कोडर इंस्ट्रक्शन शीट। ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कोडर को ट्रेन करते हुए कोई कोडिंग इंस्ट्रक्शन शीट जो है वो नहीं फॉलो करते हैं तो उसको नहीं पता होगा आप उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे रोल, मेजर रोल से क्या मुराद है। Major characters share the majority of dialogue during the program, play the largest role in the dramatic action, and appear on the screen for the longest period of time during the program. Minor से क्या मुराद है। इसी तरह species से क्या मुराद है। मेल फीमेल तो अंडरस्टूड है, उसको इसलिए डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें आप करेंगे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक रियल टाइम पेपर में से भी अभी सर जो कोडिंग शीट में दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह से क्वांटिफिकेशन सिस्टम जो है उसमें कोडर के लिए पूरी एक गाइडलाइन जो है वो प्रिपेयर की हुई है। जब आप कोडर के लिए एक प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन प्रिपेयर नहीं करेंगे, नॉर्मली हम जो कोडिंग शीट तो बना लेते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन जो कोडर के लिए है वो अगर प्रिपेयर नहीं करते तो हम इंटर कोडर लाइबिलिटी के अंदर जो है प्रॉब्लम फेस करेंगे। जी ऐसा। सर यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फरहाद साहब जानते हैं उस्मान साहब, वो मेरे एमफिल की क्लास फेलो। सर वो जी जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह की न्यूज़ जो हैं वो न्यूज़ बुलेटिन्स में वो आती हैं। तो इन्वायरमेंट पे बेसिकली उनका काम था। तो एक न्यूज़ जो एक आम स्टूडेंट के लिए जिसका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस नहीं था, वो शायद पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, लेकिन उसमें उन्होंने इतने एंगल्स निकाल दिए कि ये इसमें भी जा सकती है। इस तो ये जो अभी बता रहे हैं उनको कि वो जो कोडर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इतनी रिगोरस होनी चाहिए कि वो बिल्कुल दो कोडर्स एक ही न्यूज स्टोरी को एक ही जगह पे कोड करें। वो इसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपका ये जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो बड़ी क्लियर हो। एम आई राइट फराज साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी आप चीज सर्वे में ये चीज नहीं होती है वहां पे तो आपने जो डिफाइन कर दिया वो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि कोडर हर पर्सन टू पर्सन जो है वो चीज चेंज हो जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो आपने जो जो भी चीज उसको बताई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने, जैसे अगर आपने कहा कि ये न्यूज आपने पॉजिटिव फ्रेमिंग इसमें की गई है, इसमें पॉजिटिवली चीजों को एक्सप्लेन किया गया, तो आप जैसे ग्रीन मूवमेंट है तो ग्रीन मूवमेंट के ऊपर अगर कोई न्यूज़ है तो आप उनको बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव फ्रेमिंग क्या है, उसमें नेगेटिव फ्रेमिंग क्या है और न्यूट्रल रहना क्या होता है। तो वो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर एडिटोरियल्स को पढ़ रहे हैं हम और ओपिनियन आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इन आर्टिकल्स के अंदर क्या बात की जाएगी तो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्टडीज की हुई हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो एडिटोरियल्स को पढ़ते हुए कि किस तरह से जो न्यूज़पेपर हैं वो न्यूयॉर्क टाइम और बाकी जो हैं वो किस तरह से पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पॉलिसी को भी, और क्रिटिसाइज किस तरह से करते हैं। तो आप मुझे जी एक बात इसी से याद आ गई कि वो एक एक्चुअली एक इवेंट हुआ, अगर लेट्स से इन्वायरमेंट का, उसमें कोई पॉलिटिशियन बुलाया गया और उसने, अगर कोई पॉलिटिशियन ने कोई पॉलिटिकल रिमार्क्स दे दिए, कोई ऐसी बात कर दी, तो अब आप किस में कोड करेंगे? वो इन्वायरमेंट में जाएगी या पॉलिटिक्स के बारे में जाएगी? तो इसके बारे में हमें बड़ा क्लियर, मुझे तब बड़ी अच्छी तरह याद है कि बड़ी ये प्रॉब्लम आई थी ये इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। हमारी जो कैटेगरीज होनी चाहिए वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब वो जो ये ना हो कि हर एक जो, और एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। जो दोनों चीजें हमें नजर कि हम एक ही चीज को, जैसे दो चीजें में हमें लग रहा हो कि इसमें भी फॉल करती है किसी और में भी फॉल करती है, तो हम बड़ा उसको क्लियरली हर चीज को डिफाइन करके प्रिपेयर करें। इसके बाद सर सिंपल रह जाएगा कि आप जब ये सब कुछ प्रिपेयर, यानी ऐसे जैसे सर्वे का क्वेश्चनर अब आपने प्रिपेयर कर लिया है, नाउ यू कैन गो टू द पार्टिसिपेंट और उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको फिल कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसा होगा कि अब आप जब कोडर को ट्रेन कर चुके होंगे तो पायलट स्टडी कंडक्ट करनी है आपने जो है, तो थोड़ा सा सैंपल लेके आप उसके ऊपर जो है वो पायलट, अब उसके बारे में भी कई जो है वो ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका 10% जो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसका, सॉरी जो सैंपल, सॉरी जो चूज कर रहे हैं आप, सैंपल का 10% ले लें। कुछ लोग कहते हैं 20% जो है, तो सभी के रेफरेंस अवेलेबल हैं।
आप 20% करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 10% करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा पायलट स्टडी भी आप कंडक्ट कर लें थोड़े सैंपल के ऊपर, जो उसके साथ आप कोडर की ट्रेनिंग भी इंश्योर कर लें कि किस हद तक वो ट्रेंड है। उससे आप रिलायबिलिटी वगैरह जो है वो भी चेक कर सकते हैं। 10% या 20% के ऊपर आप बाद में उसकी जो इंटर कोडर रिलायबिलिटी है, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो इंटर कोडर रिलायबिलिटी है। यानी 2 या 3, मिनिमम 2 कोडर होने चाहिए, एक कोडर की कोई रिलायबिलिटी नहीं निकलेगी। तो इंटर कोडर रिलायबिलिटी जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंट लोगों ने फार्मूलाज बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कोडर रिलायबिलिटी चेक करके आगे फिर मूव कर सकते हैं, जिसमें आप जो कोडिंग करेंगे कंटेंट की, जो है जो आपने एस्टेब्लिश डेफिनेशन बनाई है, और देन डाटा को आप एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें कौन से फेमस जो एनालिसिस हैं जो यूज किए जाते हैं, तो 2 एनालिसिस हमें मेजॉरिटी में यूज होते नजर आते हैं, या 3 कहने चाहिए। एक है काई स्क्वेयर, और सेकंड है अनोवा, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है वो आपको हर, और फोर्थ नंबर पे उसको टेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको मेजोरिटी जो है वो यूज होती नजर आएगी। बाकी केसेस के अंदर जो है वो आपको और कोई टेस्ट खास जो है वो पेपर के अंदर नजर नहीं आएगा। जितने भी पेपर आप पढ़ेंगे नॉर्मली मेजोरिटी में, एक जो बुक है मैस मीडिया रिसर्च के नाम से, उसके अंदर बताया गया कि जो मोस्ट फेमस एनालिसिस है कंटेंट एनालिसिस के अंदर वो अनोवा या काई स्क्वायर है। जी वैसा। प्रोफेसर, व्हाई नॉट कोरिलेशन? जैसे जब हम क्वांटिफिकेशन, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्वांटिफिकेशन सिस्टम जब हम डिसाइड करते हैं तो अगर वो हम उसका लेवल रखते हैं इंटरवल पे या रेशियो पे, तो हम एडवांस में क्यों नहीं जा सकते? अल्टीमेटली जब आप उनको डिफाइन कर रहे होंगे, यानी जो नंबरिंग आपने असाइन करनी है, तो नंबरिंग वो लिकट स्केल वाली नहीं होगी। नंबरिंग आपकी, जैसे मैं अभी आपको एक पेपर दिखाता हूँ, ये पेपर, इसकी उन्होंने कोडिंग शीट भी साथ में शेयर की हुई है। ये पेपर है, ओके, आपको शो हो रहा होगा ये पेपर जो है, फेल वीडियोस एंड रिलेटेड वीडियो कमेंट्स ऑन यूट्यूब, अ केस ऑफ सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड जेंडर्ड हेट स्पीच। जो है ये पेपर है जो लेटेस्ट 2019 में ये पब्लिश हुआ है, और इस पेपर की जो कोडिंग शीट है वो भी अवेलेबल है। ये इसकी कोडिंग शीट है, कोड बुक उन्होंने लिखा हुआ है इसको जो है। अब इसमें देखें कि वीडियो क्लिप नंबर, आपने हर वीडियो को एक नंबर असाइन कर दिया। जेंडर ऑफ फेल विक्टिम, उसमें मेल फीमेल या इनडिसर्नेबल, जो भी अगर क्लियर नहीं बताया गया। सेक्सुअलाइज्ड पोर्ट्रेयल ऑफ फेल विक्टिम, अब इसका उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है इस पर्सन की स्टडी से, जो है द फेल विक्टिम इज पोर्ट्रेड इन अ सेक्सुअलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी पोल डांस करते हुए, एग्जाम्पल भी बताई हुई है ताकि कोडर के लिए जो है आसानी रहे, वो समझ सके कि क्या क्या बात हो रही है। तो नो और यस के अंदर जो है, और या फेल विक्टिम को पोर्ट्रे किया गया रिवीलिंग क्लोथ के अंदर जो है। ओमिटेड फ्रॉम एनालिसिस द फेल विक्टिम इज नॉट ह्यूमन, नो यस किया हुआ है, जिसमें आगे उसको खैर उन्होंने और भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो हर जगह पे उन्होंने सेक्सिस्ट कमेंट से क्या मुराद है, तो सेक्सिस्ट कमेंट की जो है वो क्या वो है या नहीं है, उसके अंदर नो और यस की बात की गई है, और उसके अंदर जो वर्ड यूज किए गए हैं वो भी जो है वो सारे बताए गए हैं। ये एग्जाम्पल उसकी ढेर सारी दी हुई है। अब अगर वैसा अगर इसमें देखें तो उसमें 2 चीजें ही वो बता रहे हैं, क्या हेट कमेंट था या नहीं था, यस नो। तो यस नो के केस के अंदर अगर आपने जितने सेक्सिस्ट कमेंट हैं, डिरेसिव जो है वो कमेंट हैं, एग्रेसिव कमेंट हैं, और सेक्सुअली कमेंट हैं, तो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी यस नो के फॉर्म में मेजर की गई हैं। ऐसे केस में हमारे पास मार्जिन नहीं है कि हम उसको जो है ये कह सकें कि इन्होंने इसके ऊपर कोई जो आपके बाकी एनालिसिस रिग्रेशन के हैं, कोरिलेशन के हैं, बट आप उनकी बेसिक assumptions हैं उनको वायलेट करते हुए नजर आएंगे। व्हाट इफ अगर हम अग्रेसिव एक्ट्स जो हैं वो मेजर कर रहे हैं और हमने ये क्वांटिफिकेशन सिस्टम बनाया है कि वर्स्ट बीइंग द लेस अग्रेसिव एंड 5 बीइंग द मोस्ट अग्रेसिव, और उसको हमने ठीक है इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं, और अगर हम उस लेवल तक ले गए हैं, मेरा ख्याल है मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं जहां पे इंटरवल लेवल की उन्होंने क्वांटिफिकेशन सिस्टम की हुई है और आगे रिगोरस एनालिसिस की तरफ गए हुए हैं हायर लेवल पे। तो अकॉर्डिंग टू इसमें माई लिमिटेड नॉलेज ये किसी ना किसी तरीके से पॉसिबल हो सकता है, अगर आप ये यस और नो की बजाय आप इसको वो इंटरवल या रेशियो लेवल पे ले जाएं तो।
एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, मैं जैसे मैं अभी आपको ये बुक है मैस मीडिया रिसर्च के नाम से। इस बुक के अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है कंटेंट एनालिसिस की, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे देखें, अब इसमें उन्होंने मैस्ट्रो एंड ऑर्टिज की स्टडी दी हुई है, कंटेंट एनालिसिस ऑफ सोशल ग्रुप इन प्राइम टाइम स्पेनिश लैंग्वेज टीवी। सैंपल बताया हुआ है, उसके यूनिट ऑफ एनालिसिस बताए हुए हैं, और रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरीज के अंदर जो है वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, स्पीच करेक्टरिस्टिक्स हैं, और टेस्ट उन्होंने अनोवा यूज किया हुआ है। और इसी तरह जो शॉर्ट की जो लेंथ है वो टाइप ऑफ एडिट है, ट्रांजिशन टाइप है। तो किसी किसी जगह के ऊपर जो अब अनोवा के लिए भी रिक्वायरमेंट जो है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल या रेशियो लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये अनोवा यूज कर रहे हैं, इसी तरह एक बुक भी है जैसे ये वाली लास्ट उन्होंने, ये कुछ पेपर हैं जिसके अंदर आपको अगर ये अनोवा तक यूज कर रहे हैं सर्टन चीजों को यूज करते हुए जो है, समटाइम हम ये भी कर सकते हैं, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अगर नंबरिंग के फॉर्म में आप कर लें कि कितनी दफा कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो, यानी हेट वाला जो वर्ड है वो कितनी दफा यूज किया गया। तो हम उसको इसी तरह, कुछ लोगों ने जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज पब्लिश जो हुई होती है, कुछ लोगों ने उस न्यूज को कॉलम के हिसाब से, टोटल 8 कॉलम होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो कुछ लोगों ने न्यूज की जो जो वर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग की हुई है, यानी किस इशू के ऊपर ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं और किस इशू के ऊपर जो है वो लेस वर्ड जो है वो पब्लिश किए गए हैं। तो इस तरह की चीजें हम बनाते हुए जब कोडिंग शीट बना रहे हैं, तो मेजॉरिटी जो पेपर की है वो तो इसी तरह की है कि जिसके अंदर आप यस नो की फॉर्म में चीजें कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम, अगर हम अपना क्वांटिफिकेशन सिस्टम थोड़ा सा उसको एडवांस करके, उसके लिए एक बुक है कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस के नाम से जो है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। उसके अंदर एडवांस जो रिग्रेशन एनालिसिस हैं वो भी सारे के सारे डिफरेंट एग्जांपल जो हैं ऑथर्स ने बताए हुए कि आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसको जब कोडिंग शीट आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उस वक्त आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मेजोरिटी केसेस के अंदर हमारे पास मार्जिन नहीं होगा इतना कि हम इस तरह की जो चीजें हैं वो क्रिएट कर सके। जो है जैसे मैं एक पेपर मैंने देखा, जैसे मैं अभी आपको बल्कि पेपर ये दिखाता भी हूँ, यहाँ पे पेपर है जिसमें ये जैसे मिलिट्री विमेन का पोर्ट्रेल है, मिलिट्री विमेन अ कंटेंट एनालिसिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम न्यूज़पेपर पोर्ट्रेल ड्यूरिंग द इराक वार। अब विमेन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इसके अंदर भी ज्यादातर चीजें जो है ना वो यस नो के एंड पे उन्होंने कोडिंग शीट दी हुई है थीसिस के अंदर जो है, इसमें उन्होंने चीजें यस नो में ही पूछी हुई हैं। और कुछ ज्यादा हमें एडवांस में एनालिसिस यूज होते नजर नहीं आते हैं, वो बेसिक एनालिसिस ही जैसे ये यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। कंट्री कौन सा है, टाइम पीरियड लिया हुआ है, न्यूज और एडिटोरियल लिए हुए हैं, और टोन क्या यूज की गई है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, रोल किस तरह के, मैस्कुलिन रोल दिखाया है, न्यूट्रल है, फेमिनिन रोल, और उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ उन्होंने इससे क्या मुराद है। स्टोरी क्या है, लीड है, हेडलाइन है, बॉडी है, पेड विद ग्राफिक है, पेज क्या है, फ्रंट पेज है, बैक पेज है, दैट्स इट। ये इतना ही टोटल उनका जो है। और न्यूज़पेपर जो उन्होंने एग्जामिन किए हैं वो सारे उन्होंने बता दिए। तो हमारे पास मार्जिन जो है वो, इवन थीसिस के अंदर भी उन्होंने कोई एडवांस बहुत एनालिसिस जो है, ये आपको काई स्क्वायर यूज होता नजर आएगा। ये उन्होंने हाइपोथेसिस जो टेस्ट किए हुए हैं सारे के सारे वो काई स्क्वायर के साथ किए हुए हैं। तो ऑप्शन है भी, और मैं कहूंगा कि चूंकि मेजोरिटी में ये तो मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा फोर्सफुली अगर क्वांटिफिकेशन करें तो हम लेके जा सकते हैं। अगर हम इमरजेंट थीम्स की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिश वाली बात कर रहे हैं, तो दोनों को अगर हम कंबाइन यूज कर रहे हैं तो वहां पे तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम किस हद तक चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सिर्फ इस ख्वाहिश के तहत कि मैं इसके ऊपर कोई एडवांस एनालिसिस अप्लाई करूं तो मैं अपने क्वांटिफिकेशन सिस्टम को लेके जा सकता हूं वहां तक, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा किस हद तक मैं अपना रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जो है वो एड्रेस उससे कर सकता हूँ। अगर मैं जेंडर स्टीरियोटाइप वाले पेपर की बात करूं तो इसका देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से वाले जो एनालिसिस हैं वो यूज किए हुए हैं। तो इन्होंने पहले तो रिलायबिलिटी जो स्कॉट पाई के फॉर्मूले से निकाली हुई है, और देन इन्होंने भी काई स्क्वायर को ही यूज किया हुआ है। तो जिसमें उन्होंने देखा हुआ है किस हद तक जितने भी हाइपोथेसिस उनके सारे काई स्क्वायर के साथ ही उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं। तो जो मेजोरिटी, अब इन्होंने भी जो अपनी कोडिंग शीट है यहाँ बताई हुई है कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से क्या मुराद है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, जेंडर ऑफ अनाउंसर से क्या मुराद है, और इसी तरह स्लिमनेस से क्या मुराद है, डाइकोटोमस टाइप उन्होंने कहा जी वेरी, फेयरनेस से क्या मुराद है, स्टीरियोटिपिकल पर्सनैलिटी ट्रेट से क्या मुराद है। तो सक्सेसफुल, टैलेंटेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रिप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल अगर वर्ड यूज किए गए हैं तो ये स्टीरियोटिपिकल मैस्कुलिन जो ट्रेट्स हैं उनको शो कर रहा है। फेमिनिन जो फेमिनाइन जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर जो है उन्होंने
बताया हुआ है कि अगर केयरिंग, काइंड, चार्मिंग वाइफ चाहिए तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये बेसिकली इस तरह के इंडिकेटर जो हैं वो यूज़ किए गए ऑक्यूपेशन के हवाले से, और ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास ज़्यादा वही यस नो अवेलेबल है चीज़ या नहीं है। प्रोफेशन के अंदर किस तरह के प्रोफेशन के ज़्यादा कैटेगरीज, नॉमिनल टाइप डाटा जो है वो ज़्यादा इसमें है, यस नो की फॉर्म में हो सकता है। या अब ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन को हमने कोडेड किया हुआ है कि कितने ऑक्यूपेशन जो उसके अंदर बताए गए हैं। और ज़्यादा ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम उसको अदर्स की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट पे जो हमारे पास डाटा का एनालिसिस रह जाता है, और फिर हम अल्टीमेटली उसके ऊपर कंक्लूजन वगैरह जो है वो ड्रा करेंगे। सो ये ओवरऑल सर स्टेप थे अगर हमने कंटेंट एनालिसिस परफॉर्म करना है। और इसको लिखेंगे कैसे सर, इसके हवाले से एक जो वीडियो मैंने थोड़े टाइम पहले बनाई थी, जिसमें कि अगर आप एक कंटेंट एनालिसिस का जो पेपर लिख रहे हैं और उसका मेथडोलॉजी सेक्शन आप कैसे लिखेंगे। यानी सर्वे में तो नॉर्मली आपके स्टैटिस्टिक्स जो सॉरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन कैसे की है, और लास्ट पे हमारा होता है उसके अंदर के आपने डाटा एनालिसिस कैसे किया। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, जहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट लिखते हैं और सर्वे में यहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे हमारे, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो नहीं यहाँ पे। यहाँ पे रिकॉर्डेड मटेरियल या रिटन मटेरियल जो है वो हमारा बेसिकली एक्चुअली पार्टिसिपेंट है हमारा, या हमारा। इसीलिए इसको जो है वो जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसके करेक्टरिस्टिक बताने पड़ेंगे। जैसे अभी इस अगर की बात की जाए पेपर की, जो है तो इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने क्यों जो है वो द हिंदू टाइम और द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये उन्होंने लिया है, उसका रीडरशिप उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा है, उसका एक उन्होंने रेफरेंस भी दे दिया है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी कौन सी स्टोरीज वो ले रहे हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस इनका क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। इसका जो राइटअप स्टाइल है वो सर्वे जैसा नहीं है। सर्वे में हम पार्टिसिपेंट की डिटेल बता रहे होते हैं, यहाँ पे हम जो एक्चुअल में रिटन मटेरियल या रिकॉर्डेड मटेरियल ले रहे हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो एक्चुअली सारा क्या है। और इसी तरह यहाँ पे एक सर ये ओवरऑल आई होप कि जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ये सारा के सारा कंटेंट एनालिसिस के बारे में। सर बाकी वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि आप पेपर को का मेथड सेक्शन कैसे लिख सकते हैं।